हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का क्लास 12th के इस नए कोर्स में। तो आई होप बच्चों आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि भाई रिलेशन फंक्शन यानी कि क्लास 12th का जो ये पहला चैप्टर है, ये आपकी 11th का जो हम फंक्शन रिलेशन फंक्शन पढ़ करके आए थे उससे काफी ज्यादा कनेक्टेड भी है। तो कुछ बेसिक प्री रिक्वेस्ट हमको रिक्वायरमेंट है 11th स्टैंडर्ड के, लेकिन जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब चीजें हम यहां पर आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो उसको लेकर के आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जिन बच्चों को लगता है कि मेरा 11th कमजोर रह गया था, 11th में कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो ये मत सोचना कि 11th से 12th में कुछ खास इफेक्ट पड़ने वाला है। जो इफेक्ट आ सकता है उसको ऑलरेडी मैं दूर कर दूंगा। लेक्चर्स में आपको वो सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूड कर दी जाएंगी जो आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, जो इनकी आपको अभी वापस से रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक बात इस कोर्स को यानी कि इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको समझना है कि भाई आपको लेक्चर्स बहुत ध्यान से पूरा देखना होगा। कहीं पर भी आप अगर ब्रेक लेते हो तो याद रखिए नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट्स बिफोर जाकर के स्टार्ट करना, ठीक है, ताकि जो भी एक सीक्वेंस चल रही थी उसी ऑर्डर में आप पूरे लेक्चर को देख पाए। आपको डेफिनेट हो सकता है कि जब भी क्लास देख रहे हो तो कुछ मन में डाउट्स भी आ रहे होंगे कि सर मैंने ये नहीं पढ़ा, 11th क्लास का मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। देखो, सडन कोई भी डाउट आता है ना, इंस्टेंट अगर आप उस डाउट को ढूंढने बैठते हो तो क्या होता है कि जहां पर आप अभी करंट में जो चीज पढ़ रहे हो उससे एकदम से फोकस ब्रेक हो जाता है। तो हमेशा एक नोटबुक लेकर के बैठना है। आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर मैं आपको बता रहा हूं उन सभी चीजों को बढ़िया तरीके से नोट डाउन करते चलना है। कुछ बेसिक चीजें, बाकी आपको क्लास की स्लाइड्स भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो उन स्लाइड्स से आप अपने खुद के नोट्स भी बढ़िया तरीके से बना सकते हो, और या उन स्लाइड्स के पीडीएफ को भी आप एज अ नोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं आप अपनी नोटबुक में साइड में एक जगह पर उन डाउट्स को लिख लो कि यहां पर मुझे शायद फॉर एग्जांपल रिलेशन फंक्शन पढ़ने हो सकता है कि आपको सेट की डेफिनेशन नहीं मालूम हो या सेट में कोई डाउट आ रहा हो, तो आपने लिख लिया यहां पर कोई डाउट है ना। लेकिन लेक्चर को आप कंटिन्यू देखना। उससे होता क्या है कि भाई आपको कभी कोई डाउट स्टार्टिंग में आता है लेकिन लेक्चर्स के दौरान पर वो डाउट आपका धीरे से क्लियर हो जाता है। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, पहले लेक्चर को बढ़िया तरीके से देखें, फिर देखें कि आपको किन किन पॉइंट्स पर कहां कहां पर डाउट्स आया है। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन रहेगा, तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को पूछेंगे तो हमारी एक्सपर्ट्स टीम आपके डाउट्स का भी आंसर करेंगे। तो कोई भी डाउट पूछना है तो हैशटैग डाउट का जो टैग है इसका यूज करके ही डाउट पूछना। उससे हमें थोड़ी सी मतलब आसानी हो जाती है आपके डाउट्स को टैकल करने के लिए। हमने हैशटैग डाउट फिल्टर लगाया तो लाइन से डाउट्स आपके पिक हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हैं। बेफिक्र होकर के पूछना, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहीं पर कोई पार्ट वीडियो का समझ में कम आया पहली बार में तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पार्ट को आप दोबारा देखो, है ना, क्योंकि कई बार एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उसको हम वापस से रिप्ले करके फिर से सुन लेते हैं उतना पार्ट, तो वो चीज हमको क्लियर हो जाती है। बस इतने रूल्स आपको फॉलो करने हैं, बाकी आपको टेंशन नहीं लेना। 12th क्लास की पूरी जिम्मेदारी हमारी है और बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करवाएंगे। आप देखिए आपको मजा आ जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 1 और चैप्टर प्रोग्रेस पर नजर मार लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको इस साल 2023 एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ना है। तो जल्दी से उस पर एक नजर मार लेते हैं। आइए, तो टॉपिक्स की बच्चों अगर हम बात करें, सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन। 11th स्टैंडर्ड में आप लोग रिलेशन पढ़ कर के आए हैं, तो यहां पर बच्चों हम आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में आपका पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्टिंग वहीं से होगी लेकिन बेसिक रिलेशन के टर्म में आपको यहां पर डिस्क्राइब कर दूंगा। उसके बाद बच्चों फंक्शंस के टाइप में बात करें तो 1-1 फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में ऑन टू फंक्शंस, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन बच्चों इनवर्स फंक्शन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। तो ये टॉपिक हो गए। उसके बाद बच्चों कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, ये भी हम यहां पर कवर कर लेंगे। हालांकि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपका डिलीटेड पोर्शन में है, लेकिन इसका यूज आगे पर जाकर के जब हम कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हैं तो वहां पर भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आते हैं। तो बेसिक यूज आता है, तो बेसिक चीजें यहां पर मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ने वाली और ये डिलीटेड है,
तो हम इसको, इस टॉपिक को आपका स्किप करके चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं स्पेशली मेंशन कर देता हूं। हालांकि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी इस चैप्टर से डिलीटेड है, बट स्टिल उसको हम पढ़ करके चलेंगे, उसमें ज्यादा हमारा टाइम भी नहीं स्पेंड होने वाला। चलिए ओके, तो बाइनरी ऑपरेशन को हम स्किप कर देंगे, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रेडी है ना। रिलेशन और किस किस टाइप के रिलेशन होते हैं। रिलेशन तो अपनी जिंदगी में बहुत सारे आप लोग के बने होंगे, है ना, बनते ही है ना यार, रिलेशन तो बहुत बनते हैं। और क्या, बचपन मतलब इंसान दुनिया में आता है तो रिलेशन लेकर के ही आता है, ऑब्वियस ही बात है। पहला सबसे प्योर रिलेशन आपका आपकी मदर के साथ में होता है, ठीक है। सबसे प्योर रिलेशन मतलब कि आपके जन्म से पहले आप इस दुनिया में आए, है ना, आपकी जन्म लेने से पहले जो रिलेशन, मतलब रिलेशन एक ऐसी चीज है जिसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। कितनी बड़ी बात है कि जिस चीज को लेकर के इस दुनिया में हम आए, है ना, और आज हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में या 11th क्लास में बात करें तो उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी सीखने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स जिसको आप समझते हो कि ये थोड़ी सी अलग है आज की कॉमन लाइफ से या डिफरेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। शायद मुझे लगता है कि आज तक मैथमेटिक्स को शायद अभी तक आपको किसी ने ऐसे बताया नहीं होगा, जो हालांकि आपको आगे पर देखने को मिलेगा कि मैथमेटिक्स हमारी डेली लाइफ में ना पूरी तरीके से एब्जॉर्व हो रखी है, ठीक है। मतलब हम यूज नहीं करते, हमारी लाइफ में एब्जॉर्व है ना, हमें पता नहीं पड़ता, है ना। हमको दुनिया में हर चीज की कीमत मालूम है कि भाई वो बाइक कितनी बढ़िया है, वो घर कितना सुंदर है, वो सब कुछ कितना बढ़िया है, लेकिन हमें कीमत नहीं मालूम अपने बॉडी की, कि ये बॉडी कितनी ज्यादा कीमती है ना। हम इन आंखों से चीजों को देख पा रहे हैं, बेहतरीन सुंदर दुनिया को देख पा रहे हैं, इसकी कीमत क्या है। तो वही चीज होती है कि ये क्यों है एक्चुअल में, ये पूरी हमारी बॉडी एकदम हमको मिल गई है ना, ऐसे यूं मिल गई आपको, लो भाई तुम्हारे लिए बेस कीमती चीज बना के दे दी गई है ना। वैसे ही मैथमेटिक्स है कि हमको दे दी गई है बेस कीमती चीज, लेकिन हमें अभी तक आज तक किसी ने उसकी इंपॉर्टेंस नहीं बताई है। हाँ, बेसिक इंपॉर्टेंस हम समझते हैं कि मैथमेटिक्स हमें हेल्प करती है कैलकुलेशन में, है ना। और आज के टाइम पर बहुत सारे लोग जानते हैं कि डेटा एनालिटिक्स एक बहुत बड़ी फील्ड है जहां पर मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है। तो अब तो आने वाली जनरेशन इस चीज को फील भी कर पा रही है कि मैथमेटिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है। हर एक कंपनी में बड़े से बड़े, जितनी भी बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिटिक्स ऐसी बेहतरीन पोस्ट है जहां पर एक हायर पैकेजेस में लोगों को रखा जाता है। और आपको मालूम है कि ये जो स्टडी आपकी निकल के आती है, ये हमारी मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, स्टैटिस्टिक्स, उससे निकल करके आता है, ठीक है। तो आज के टाइम पर तो फिर भी आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो फुल इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट के साथ पढ़ना यार, बिल्कुल कहीं पर भी बोरियत मैं फील होने नहीं देने वाला तुम लोगों को। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन, लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों को रिकॉल करवाऊंगा, जैसे कि 11th क्लास में बच्चों आप लोग ने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, इफ यू हैव टू नॉन एम्प्टी सेट, अगर आपके पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो नॉन एम्प्टी सेट में अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, है ना, कोई भी या अगर सेट पी और क्यू हम लेकर के चल रहे हैं, तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उसको हम पी क्रॉस क्यू से डिनोट करते हैं। और दिस सेट इज द कलेक्शन ऑफ अ ऑर्डर्ड पेयर स्मॉल p कॉमा q in which small p elements of the set p and small q's are the element of the set q। तो भाई अगर हम सेट p और सेट q के मेंबर्स को लेकर के, यानी कि एक मेंबर सेट p का लिया, दूसरा मेंबर सेट q से लिया, और ऐसे हम जितने भी पॉसिबल पेयर बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे पॉसिबल पेयर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर फ्रॉम सेट p टू q, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट बोलते हैं, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे कि एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ यहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेट सपोज अ सेट p, एक सेट p है जिसके एलिमेंट है आपके पास स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c, ओके, एंड यू हैव अनदर सेट q, और इस सेट q के एलिमेंट है 1 कॉमा में आपका 2। तो अगर मैं बोलूं कि मुझको ना
P और Q फ्रॉम P टू Q, फ्रॉम P टू Q सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर हमको बनाना है, यानी कि P क्रॉस Q हमको फाइंड करना है फ्रॉम P टू Q। तो जैसे कि P क्रॉस Q हम फाइंड करना चाहते हैं, तो P क्रॉस Q ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है। ऑर्डर्ड पेयर जैसे कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप कोऑर्डिनेट पढ़ते हो, तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। तो बेसिकली वो पेयर क्या डिनोट करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट एक्स कोऑर्डिनेट को सेकंड एलिमेंट वाई कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है, यही चीज होती है। याद आ रहा है 10th क्लास की मैथ्स, 11th में भी आप लोग पढ़ करके आए हो। तो बेसिकली वही पेयर को हम यहां पर ऑर्डर्ड पेयर के नाम से जानते हैं। आगे पर उसका इस्तेमाल भी हम फंक्शंस, उनके ग्राफ्स को प्लॉट करने में करते हैं, जैसे कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे। तो यहां पर भी एक्चुअल में वही यूज में आने वाला है। P क्रॉस Q है बच्चों, समझिएगा, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन। ऑर्डर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट है कि पहला एलिमेंट सेट P का होगा, सेकंड एलिमेंट सेट Q का होगा, बिकॉज वी आर फाइंडिंग P क्रॉस Q। तो कोई भी एलिमेंट हम सेट P का ले लेंगे, कोई भी एलिमेंट सेट Q का ले लेंगे, एक एक एलिमेंट को उठाया, उनका पेयर बनाया, और यहां पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फॉर ऑल P बिलोंग्स टू सेट P एंड ऑल Q बिलोंग्स टू सेट Q। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो अब यहां से अगर आप देखो तो P क्रॉस Q हमारे पास क्या बनेगा। देखो, एक एलिमेंट उठाया मैंने सेट P से, दूसरा सेट Q से, तो ये बन गया आपके पास A कॉमा में आपका 1। सेकेंड सिमिलरली यहां पर बना सकते हैं हम आपका A कॉमा में आपका 2, फिर यहां से हम बना सकते हैं B कॉमा में आपका 1, एंड यहां से हम बना सकते हैं B कॉमा में आपका 2, एंड यहां से हम बना सकते हैं आपका C कॉमा में 1, एंड यहां से बना सकते हैं आपके पास C कॉमा में 2। तो बेसिकली यहां पर हमको P क्रॉस Q हमको निकल करके आ गया। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? P क्रॉस Q यहां से आगे A कॉमा 1, A कॉमा 2, B कॉमा 1, B कॉमा 2, C कॉमा 1 एंड C कॉमा में 2। ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट P टू Q बन गया। क्लियर है? चलिए, सिमिलरली अगर आपसे यहां पर Q टू P फाइंड करते, तो Q टू P में क्या हो जाता, मतलब कि Q क्रॉस P फाइंड करते, तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर है इनको रिवर्स कर दो। 1 कॉमा A, 2 कॉमा A, 1 कॉमा B, 2 कॉमा B, 1 कॉमा C, 2 कॉमा C, इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को हम रिवर्स कर देते तो हमको Q क्रॉस में P मिल जाता। तो यूजुअली बच्चों हमने ऑब्जर्व यहां पर हम ये करते हैं कि भाई जो P क्रॉस Q होता है वो आपका, नोट करिएगा, P क्रॉस Q जो होता है आपका, वो नॉट इक्वल टू होता है आपका Q क्रॉस P के। ये चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। यूजुअली अगर हम बात करूं तो P क्रॉस Q क्रॉस P के यूजुअली इक्वल नहीं होता। इतना पार्ट आप फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़े बच्चों। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट हमने देख लिया। नेक्स्ट में बच्चों हम बात करते हैं, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल वेन डायग्राम से अगर इसी चीज को हमें समझना है, ठीक है। एक तो तरीका सिंपल से हमने बना के देख लिया, दूसरा वेन डायग्राम में अप्रोच देखिए। लेट्स से सपोज एक सेट आपके पास A है जिसके एलिमेंट है A कॉमा B कॉमा C, एक सेट B है जिसके एलिमेंट है आपके पास 1 कॉमा 2। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए सपोज करो ये सेट A हो गया और एक सेट B हो गया। क्लियर है? सेट A के एलिमेंट A B एंड C एंड सेट B के एलिमेंट आपके पास 1 एंड 2 आ गए यहां पर। क्लियर है? चलो, तो एक्चुअल में प्रोडक्ट का मतलब क्या है, पेयर बनाना है। तो A का पेयर कौन कौन से एलिमेंट के साथ बन सकता है? A का पेयर आपका अगर हम ध्यान से देखें तो 1 के साथ में, 2 के साथ में बन सकता है। सिमिलरली B के पेयर की बात करें तो 1 के साथ में बन जाएगा और B का पेयर आपके पास 2 के साथ में भी बन जाएगा। सिमिलरली C का पेयर आपके पास अगर हम ध्यान से देखें तो 1 के साथ में भी बन जाएगा और C का पेयर हमारे साथ 2 के साथ में भी। तो A क्रॉस B की अगर मैं बात करूं तो A कॉमा 1, A कॉमा 2, B कॉमा 1, B कॉमा 2, C कॉमा 1 एंड C कॉमा 2, ये हमको A क्रॉस B निकल करके आ गया। और पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट को A क्रॉस B को हम ऐसे वेन डायग्राम के थ्रू आपका डिनोट कर सकते हैं। ये बात क्लियरली समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? चलिए, इसको भी आप अच्छे से अपनी नोटबुक पर बना सकते हो। वैसे आपको ये स्लाइड की PDF भी आपको बढ़िया से मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, आ रहा है क्लियर समझ में? चलो, एग्जाम्पल G एक सेट है, H एक सेट है, हमको G क्रॉस H और H क्रॉस G फाइंड करना है। जल्दी से फटाफट से अपनी नोटबुक में ही फटाफट से सॉल्व करके और चेक कर लो, ठीक है। G क्रॉस H निकालो, H क्रॉस G निकालो, चेक करो क्या ये आपके इक्वल हैं
क्या ये आपके बराबर है? तो तुरंत वैसे आप ये चीज कर सकते हो, मैं भी आपके सामने सॉल्व कर देता हूं कि G क्रॉस H की अगर हम बात करेंगे तो पहला एलिमेंट सेट G का होगा, तो 7 को ले लिया, 7 के पेयर 5 के साथ बन जाएगा, 7 का पेयर 4 के साथ बन जाएगा, 7 का पेयर आपका 2 के साथ बन जाएगा, 7 5 7 4 एंड 7 2। सिमिलरली बच्चों यहां पर 8 कॉमा में 5, 8 कॉमा में आपका 4 एंड 8 कॉमा में आपका 2, ये हमारे पास G क्रॉस H बन गया। क्लियर है? ये हमारे पास क्या बन जाएगा? G क्रॉस H। नेक्स्ट में हमारे पास H क्रॉस में आपका G बन जाएगा, और H क्रॉस G की मैं बात करूं तो ये बन जाएगा आपके पास 5,7, और उसके बाद नेक्स्ट में 5 कॉमा में 8, ठीक है बच्चों, उसके बाद 4 कॉमा में 7 एंड 4 कॉमा में आपका 8, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2 कॉमा में 7 एंड आपके पास 2 कॉमा में आपका 8। क्लियर है? तो ये चीज हमको यहां से आपका H क्रॉस G और G क्रॉस H यहां से हमको निकल करके आ जाएगी। ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट यहां पर है ना? आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या G क्रॉस H क्रॉस G के बराबर है? नहीं, है ना? एक चीज जो थोड़ी सी तुम्हें यहां पर कंफ्यूज कर सकती है कि हाउ कैन वी से टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल और नॉट। दो ऑर्डर्ड पेयर आपके इक्वल है या नहीं, कैसे पता चलेगा? तो ध्यान से समझिए। सपोज करो एक ऑर्डर्ड पेयर A1 कॉमा A2 है और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर B1 कॉमा B2 है। नोट करिएगा, हम इन दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल कब बोल सकते हैं? जब पहले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो। नेक्स्ट में पहले ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। तो यहां से A1 कॉमा A1 इज इक्वल टू B1 और A2 इज इक्वल टू B2। जब ऐसा होगा तभी हम बोलेंगे टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां 7 5 5 7 के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज दीज आर डिफरेंट। क्लियर? तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट G क्रॉस H H क्रॉस G के इक्वल यूजुअली नहीं होता। ऐसा सिर्फ तभी होगा जब ये दोनों सेट कैसे हो? सेम सेट हो। क्लियर है? हाँ, अगर G और H आपके सेम सेट होंगे तो G क्रॉस H H क्रॉस G आपका सेम आ जाएगा। ये जितना भी मैं अभी आपको बता रहा हूं ये सब कुछ 11th स्टैंडर्ड का प्री रिक्विजिट है, जो कि आप लोग 11th क्लास में पढ़ करके आए हो। तो वही चीज आपको रिकॉल करवा रहा हूं। देन हम मूव करेंगे आपका रिलेशन, फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन पर। चलो नाउ रिलेशन पर अब आप आ चुके हैं बच्चों। हम अब जैसे कि आपने सेट थ्योरी में पहले तो सेट को समझा था कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमने डिस्कस की थी वो थी सबसेट्स। ठीक है? मतलब एक सेट कोई आपके पास गिवन है, उस सेट के कुछ एक एलिमेंट या कुछ एलिमेंट या सभी एलिमेंट को लेकर के, बिना किसी एलिमेंट को लिए भी आप कोई सेट बना लेते हो। तो ऐसा जो सेट बनता है इसको हम गिवन सेट का सबसेट बोलते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूं। सपोज करो सेट ए है आपके पास 1 2 3। ओके, हमने क्या किया? एक सेट A1 बनाया और बोला, है ना, एक सेट A1 बनाया, मैंने इस सेट से एक एलिमेंट निकाल लिया, 1 को लिया, 1 को लेकर के एक नया सेट बना लिया। ठीक है? इसी तरीके से एक दूसरा सेट A2 बनाया, एक एलिमेंट को लेकर के, A3 बनाया एक एलिमेंट को लेकर के, अभी 1 एलिमेंट को लेकर के एक हमने नया सेट बना लिया। A4 की बात करेंगे तो 2 एलिमेंट को लेकर के बनाया, 1 और 2 को लेकर के बना लिया। A5 की अगर हम बात करें तो यहां पे फिर से 2 एलिमेंट मान लो, फॉर एग्जांपल 2 और 3 को लेकर के बना लिया। A6 में मान लो मैंने 1 एंड 3 को लेकर के 2 एलिमेंट को लेकर के एक नया सेट बना लिया। A1 A2 A3 A4 A5 A6। ओके, एक और सेट हमने बना लिया A7। मैंने बोला कि कोई एलिमेंट को बिना किसी एलिमेंट को लिए एक सेट बना लिया, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। और उसके बाद एक सेट हमने और बना लिया जिसमें सभी एलिमेंट को लेकर के बना लिया। तो बेसिकली ये जितने भी A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 है, इनको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? इनको हम आपका सब सेट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? सब सेट्स बुलाते हैं। ये सबके सब आपके सबसेट्स हैं। ठीक है बच्चों? और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि भाई जैसे कि A1 की मैं बात करूं तो A1 इज द सबसेट ऑफ सेट A, तो A1 इज द सबसेट ऑफ सेट A। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल
A6 की बात कर रहा हूं तो A6 इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो ये बेसिकली सबसेट को लिखने का तरीका हो जाता है। क्लियर है बच्चों? ओके, तो कोई भी सेट आपके पास गिवन है तो उस सेट के कुछ एलिमेंट, सभी एलिमेंट या बिना किसी एलिमेंट को लेकर के हम जो भी सेट बनाते हैं वो हमारे सबसेट कहलाते हैं गिवन सेट के। तो हमने ये भी चीज आपकी पढ़ी थी कि अगर किसी सेट में सपोज करो n एलिमेंट है ना, सपोज करो कोई सेट A है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A इज m। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट की अगर मैं बात करूं तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे बच्चों? टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपके पास 2 रेज टू द पावर m के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बच्चों? 2 रेज टू द पावर m के इक्वल होगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमारे पास क्या आ जाएंगे? 2 रेज टू द पावर m। क्लियर है यहां पर? कोई डाउट? एनीवन एल्स? चलो, तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकल करके आ गए। इसके बाद अब हम यहां पर पावर सेट को पढ़ते हैं। मैंने बेसिकली सारा का सारा सबसेट का कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल करवा देता हूं। पावर सेट क्या होता है? किसी भी सेट के सभी एलिमेंट को, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स हैं उन सभी सबसेट्स को लेकर के एक नया सेट बनाते हैं जिसको हम गिवन सेट का पावर सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक P ऑफ A से डिनोट करते हैं पावर सेट को, और पावर सेट A क्या होता है? पावर सेट ऑफ सेट A इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ सेट A। ठीक है, तो सेट A के जितने भी सबसेट दिख रहे हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6, जितने भी सबसेट दिख रहे हैं इन सभी का कलेक्शन पावर सेट ऑफ A के थ्रू डिनोट किया जाता है। किसके थ्रू बच्चों? पावर सेट ऑफ A के थ्रू। तो ये बेसिकली चीज हमारे पास पावर सेट ऑफ A आ गई। आपसे पूछेंगे कि सेट A में अगर m एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट उतने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ A। ये बात क्लियर है? तो ये सब कहानी हम 11th क्लास में सबसेट और पावर सेट के बारे में पढ़ी थी। अब बच्चों रिलेशन के बारे में अगर हम पढ़ें, रिलेशन क्या होता है तो ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा बच्चों। इसको इरेज करते हैं क्योंकि ये बेसिक था, नोट करिएगा। जो सेट हमें अभी A क्रॉस B बनाया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके यू हैव 2 नॉन एम्प्टी सेट A एंड B। A क्रॉस B क्या बना? A क्रॉस B हमारे पास सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट हुआ। अब बेसिकली A क्रॉस B भी क्या है? अपने आप में एक सेट है। तो अब इस A क्रॉस B से कुछ एलिमेंट को हम पिक कर लें, ठीक है, या सभी एलिमेंट को पिक कर लें, है ना, और या एक भी एलिमेंट को पिक नहीं किया, तो जो सबसेट बनेगा A क्रॉस B के जितने भी सबसेट है, जो भी सबसेट बनेंगे, हर एक सबसेट एक रिलेशन होता है। ठीक है, हर एक सबसेट क्या होता है बच्चों? एक रिलेशन होता है। तो बेसिकली A क्रॉस B का ईच एंड एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड अ रिलेशन। हर एक सबसेट A क्रॉस B का एक रिलेशन कहलाता है, एक रिलेशन उसको बोला जाता है। इसको मैं आपको एक डिफरेंट लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। एक सिंपल सी बात है कि आप मार्केट में जा रहे हो, मार्केट में अचानक से आपकी नजर पड़ती है कि आपका दोस्त एक सुंदर कन्या के, एक सुंदर लड़की के साथ में जा रहा है कहीं पर। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, होता है कि नहीं होता है? आपका फ्रेंड एक सुंदर लड़की के साथ में जा रहा है, यह बात अलग है कि आप उसको जानते हो कि अरे ये तो उसकी बहन है, तब तो आपको तो मालूम है कि जो ये जा रहा है ये अपनी बहन के साथ में जा रहा है ना। तो डेफिनेटली कभी भी 2 ऑर्डर्ड पेयर आप देखते हो, समझना, कोई भी पेयर आप देखते हो तो पेयर को देखते आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है कि अरे भाई ये कौन है, ये साथ क्यों है ना। आपको तो मालूम है साथ दुनिया को खटकता है भाई, कोई भी हो, है ना, साथ तो होता ही है। हाँ, अगर आपको मालूम नहीं है कि ये कौन है भाई, है ना, आपको मालूम है कह रहे तो भाई बहन तो खटकेगा, नहीं खटकेगा आपको, हाँ सही है, लेकिन आपने पेयर को देखते ही तुरंत आपके माइंड में क्या आया? भाई इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये साथ में कैसे हैं? बेसिक फंडा आया ना। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये नेचुरल है हमारा कि हमने पेयर को देखा तो हमारे माइंड में पहला क्वेश्चन आएगा कि ये पेयर है, ये पेयर क्यों है, इनके बीच में रिलेशन क्या है। वो पेयर हो सकता है कुछ भी, वो पेयर ये भी हो सकता है कि 2 लड़के भी, अगर यार तुम इतना वो फेमिनिस्ट मत बनो, सिंपल से मैसे भी बोल सकते हैं, मान लो कि दो लड़के जा रहे हैं घूमने,
तो आपके माइंड में क्या आएगा, ये इसका दोस्त है या इसका ये भाई है ना, या कोई रिलेशन होगा इनके बीच में, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा माइंड भी ऐसे ही काम करता है कि भाई पेयर दिखा रिलेशन ढूंढेगा, पेयर दिखा तुरंत सोचेगा कि भाई क्या रिलेशन होगा। तो कई बार रिलेशन पता चल जाता है, कई बार रिलेशन पता नहीं चलता, ठीक है। लेकिन पता न चलने का मतलब ये थोड़ी कि कोई रिलेशन नहीं है। हमें पता नहीं चला कि ये दो लोग आपस में साथ में क्यों हैं, नहीं पता चला, है ना, छुपा लिया गया हमसे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई तो रिलेशन होगा, ठीक है ना। कुछ रिलेशन होते हैं ना जो पता नहीं होते, खुफिया रिलेशन, तो वो रिलेशन हो सकता है। आपको नहीं पता कि क्या रिलेशन है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये रिलेशन कौन सा है, बट साथ में है, पेयर है, तो रिलेशन होगा। तो एक्चुअल में हम इसी लैंग्वेज में तो बात कर रहे हैं आपका, है ना, कहा गया, अच्छा यही था, ठीक है। तो इसी लैंग्वेज में तो हम बात कर रहे हैं कि कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी पॉसिबल पेयर बन सकते हैं। सिंपल सी बात है, अब मैं आपका पेयर आपके पूरे सिटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, आपकी सिटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, आपका पेयर उनके साथ बना दूं। आपके मोहल्ले में कोई रहता है उसके साथ में भी बना दिया, है ना, सबके साथ। मोहल्ले में आपके मान लो 100 लोग रहते हैं तो आपको हर एक के साथ में पेयर बना दिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, अब हर पेयर को हम ऑब्जर्व तो ऐसे करेंगे भाई इनके बीच में क्या रिलेशन है, ऑब्वियस सी बात है ना। चलिए, तो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। अब इसका एक हमने सबसेट उठाया, इसका हमने एक सबसेट बनाया। तो ये जो सबसेट होता है एक्चुअल में ये कोई ना कोई रिलेशन होता है, ठीक है, कि भाई हमने पूरे ऑर्डर्ड पेयर में से इन पेयर्स को इकट्ठा किया और एक नया सेट बनाया है। तो क्यों बनाया है, कुछ तो इनके बीच में खास होगा। तो वो जो खास बात है वही क्या है, एक्चुअल में रिलेशन है। तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर में से उसके कुछ एलिमेंट या सभी एलिमेंट को लेकर के जो बना है ना, जो सबसेट बना, हर एक सबसेट आपका एक रिलेशन होता है। जरूरी नहीं है कि हर रिलेशन का नाम हो, आपको पता हो कि क्या रिलेशन है, लेकिन अगर साथ में आए हैं तो रिलेशन होगा ही होगा। चलिए, चलो, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। और ये जो सबसेट है एक्चुअल में ये क्या कर रहा होगा, ये रिलेशन आइडेंटिफाई कर रहा है, रिलेशन को डिफाइन कर रहा होगा ऑर्डर्ड पेयर के पहले कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट का। चलिए आगे बात करते हैं। द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। और जो सेकेंड एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोल रहा हूं ए कॉमा बी है, ठीक है, तो बेसिकली जो बी है तो हम क्या बोलेंगे, बी इज द इमेज, है ना, बी इज द इमेज ऑफ ए। बी को हम ए की इमेज बोलेंगे, ठीक है। अब इमेज को इससे मत कनेक्ट करना कि भाई कुछ सेम इमेज वाली इमेज है ना, मतलब कि यहां पर हम यूजुअली जिस टर्म का यूज करते हैं, ठीक है, कि बी इज द इमेज ऑफ ए। अब इमेज एक्चुअल में कोई ना कोई रिलेशन को डिफाइन करता है, ठीक है, कि क्यों ए की इमेज है, वो कोई ना कोई रिलेशन होगा उसके बीच में, ठीक है। तो उसको हम यूजुअली पढ़ते कैसे हैं कि जो बी है यानी कि सेकेंड एलिमेंट वो ए की इमेज है, ठीक है। आगे पर जब फंक्शन पढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए जो है वो आपका बी है, मतलब कि ए की इमेज जो है वो आपका बी है। फंक्शन में हम पढ़ते हैं तो अभी रिलेशन में इस चीज के बारे में ये सिंबल का हम यहां पर यूज नहीं करने वाले, क्लियर है। चलिए, तो बी इज द इमेज ऑफ ए, क्लियर है, यहां पर कोई डाउट यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हाँ ओके ना, तो एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक एग्जाम्पल यहां से मैं आपको बना देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेकेंड कहां गया, हाँ, सेट ए है, नोट करिएगा 1, 2, 3, ठीक है। दूसरा सेट हमारे पास बी है, आपके पास 1, 4, 9, 16, ठीक है। चलो 1, 4, 9, 16। तो बेसिकली अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूं तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे उनका कलेक्शन लाइक 1, 1, 1 कॉमा में आपका 4, 1 कॉमा में आपका 9 एंड आपका 1 कॉमा में आपका 16, ये बन गया। सिमिलरली यहां से अगर हम देखें 2 कॉमा में 1, 2 कॉमा में 4, 2 कॉमा में आपका 9
और यहां से बन गया आपके पास 2 कॉमा में 16। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो 3 कॉमा में 1, 3 कॉमा में 4, 3 कॉमा में 9 और 3 कॉमा में 16। ओके, और ये यही बनेंगे और तो कोई बन नहीं रहे। तो टोटल 3 एंड आपके पास 4, तो 4 3 जा 12। बढ़िया, ये टोटल हमारे पास बच्चों A क्रॉस B के मेंबर्स आ गए। अब समझिएगा ध्यान से, मैंने एक रिलेशन R बनाया, किसका? इसका एक सबसेट लिया। सबसेट लिया बच्चों मैंने 1 कॉमा में 1, दूसरा लिया मैंने आपके पास 2 कॉमा में 4, थर्ड लिया मैंने आपका यहां पर 3 कॉमा में 9। ओके, ये क्या है बच्चों? सबसेट है किसका? A क्रॉस B का। ये क्या है बच्चों? हमारा A क्रॉस B का सबसेट है। अब आप सिंपली देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन R है ये A क्रॉस B का एक सबसेट है, और आप ये जो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आए हैं 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 4, 3 कॉमा 9, अगर आप ऑब्जर्व करिए तो ये क्या कुछ रिलेशन, हाँ अब ये रिलेशन यहां पर ऐसा है जिसको आप समझ पा रहे होंगे कि रिलेशन क्या है कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड कंपोनेंट जो है वो फर्स्ट का स्क्वायर है। 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अपने आप क्या पता चल गया कि इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है उनमें क्या रिलेशन है कि सेकेंड कंपोनेंट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट का स्क्वायर है, फर्स्ट का स्क्वायर। तो ये चीज हमको एक रिलेशन निकल करके आ गया। तो दिस रिलेशन इज ए कॉल्ड सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो एक रिलेशन हमको यहां से हमको निकल के आ गया। अब इस तरीके से हम बहुत अलग अलग रिलेशन आपके डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक रिलेशन होगा, और भी ऐसे रिलेशन बन सकते हैं आपके। चलिए, तो ये रिलेशन बन गया। अब बात करते हैं बच्चों इसी में नेक्स्ट डोमेन ऑफ रिलेशन की। तो डोमेन ऑफ रिलेशन, जैसे कि ये रिलेशन जो बना 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 4, 3 कॉमा 9, इसी रिलेशन को मैं यहां पर लिख लेता हूं 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 4 एंड आपके पास 3 कॉमा 9। ये एक रिलेशन मैंने लिखा। सबसे पहले डोमेन ऑफ रिलेशन हमारे पास क्या होता है? किसी भी रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उन ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास डोमेन ऑफ रिलेशन होता है। लाइक 1 2 एंड 3 ये हमारे पास डोमेन ऑफ रिलेशन आया। और नेक्स्ट जो बच्चों हम डिस्कस करते हैं, आई थिंक यहां पर ओके ये डेफिनेशन आपकी थोड़ी सी मिस हो गई, यहां पर मैं इसको ऐसे कर देता हूं। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन R। इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? डोमेन बुलाते हैं रिलेशन R का। तो डोमेन क्या आ गया हमारे पास रिलेशन R का? 1 कॉमा 2 कॉमा 3। सेम चीज बच्चों, रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन द रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B। जो रिलेशन है उसका सेकेंड एलिमेंट को ले लो, जो रिलेशन है उसके जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उन ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड कंपोनेंट एलिमेंट है उसको ले लो। जैसे कि रिलेशन R आपके पास बना हुआ था यहां पर 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 4 एंड 3 कॉमा में 9। तो अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज ऑफ R क्या बनेगा? रेंज, एक सेकेंड यहां पर स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, रुक जाइएगा। रेंज ऑफ R की बच्चों अगर हम बात करें तो रेंज ऑफ R क्या बनेगा? यहां पर नोट करिएगा, जो भी ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन के उनके हर ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड कंपोनेंट, जैसे कि यहां पर 1 है, 4 है, 9 है, तो 1 4 एंड 9 जो आपका हुआ वो क्या हुआ बच्चों? रेंज कहना है। उसको हम क्या बोलेंगे? रेंज के नाम से जानेंगे। क्लियर है? आई बात समझ में बढ़िया तरीके से? बहुत बढ़िया। तो डोमेन ऑफ रिलेशन हो गया, रेंज ऑफ रिलेशन हो गया, और नेक्स्ट जो आता है आपका वो है बच्चों कोडोमेन ऑफ रिलेशन। रिलेशन का कोडोमेन क्या होता है? देखो, सबसे पहली बात, रिलेशन किस सेट से किस सेट पर बना है। आपके सामने एक सेट A था जिसके एलिमेंट थे 1 2 3, और एक सेट B था जिसके एलिमेंट थे आपके आई थिंक 1 4 9 एंड 16। यही था बच्चों। अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करिए तो सिंपल सी बात, जो रिलेशन R है वो किसका सबसेट है? रिलेशन R आपका A क्रॉस B का सबसेट है। रिलेशन R किसका सबसेट है बच्चों? A क्रॉस B का सबसेट है। तो बच्चों जो कोडोमेन है वो है हमारा पूरा का पूरा सेट B, यानी कि जो सेट B होता है इसको हम कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेट B को हम आपका कोडोमेन बोलते हैं, क्योंकि ये रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B बना है।
तो पूरा का पूरा बी जो है वो आपका कोडोमेन होता है। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी रिलेशन की जो रेंज होती है वो हमेशा सबसेट होती है आपके कोडोमेन की, ठीक है। और कभी कभी रेंज कोडोमेन के बराबर भी हो जाती है। आगे पर हम ये भी पढ़ेंगे कि कोडोमेन के बराबर हो जाने पर क्या कंडीशन बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो भी हम आगे पर डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो रेंज जो होती है वो कोडोमेन का एक सबसेट होती है। इट कैन बी प्रॉपर सबसेट और आइदर इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। और कोडोमेन है वो एक्चुअल में क्या है, सेट बी। अगर ए क्रॉस बी का सबसेट एक रिलेशन है आपके पास, तो इस रिलेशन के जो कोडोमेन होगा वो पूरा का पूरा सेट बी हो गया, ठीक है। आई बात समझ में? कोई डाउट है यहां पर आप लोगों को? है ना, बहुत बेसिक सी चीजें 11th क्लास का ही अभी तक मैंने बताया है, कुछ अभी नेक्स्ट लेवल पे गया नहीं हूं। कोडोमेन अब अगर आप समझ गए हो, अब हम मूव कर सकते हैं एक दो एग्जांपल्स करने के बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन पर। चलिए, तो बेसिकली बच्चों ये आप यहां पर डेफिनेशन भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हर स्लाइड में आपको डेफिनेशन भी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई चीज अलग से ढूंढ के लानी है, बुक से नोट करना है। हर स्लाइड में हर एक डेफिनेशन या तो मैं खुद लिखवाऊंगा या आपको स्लाइड में अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, मतलब नोट्स की चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल फोकस लर्निंग पे रखना है, ठीक है। लेक्चर्स को सुनना है, नोट्स जो आप खुद के नोट्स बना सकते हैं खुद को समझने के लिए, वो जो कॉमन लैंग्वेज मैंने क्लास में इस्तेमाल करी है, ठीक है, उसके आप सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। बाकी क्लास स्पेसिफिक कंटेंट आपको पूरा का पूरा स्लाइड में मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। चलिए आगे पर बच्चों बात करते हैं, है ना। ये एक रिलेशन तो ऑलरेडी मैं आपको डिस्क्राइब कर ही चुका हूं। चलिए, हाँ, अब वेन डायग्राम के थ्रू, जैसे कि एक्चुअल में अगर मैं ये एक्सप्लेन करूं, नोट करिएगा, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये पूरा का पूरा आपका ए क्रॉस बी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। हर चीज का वेन डायग्राम भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेट ए से सेट बी का ए क्रॉस बी को वेन डायग्राम के थ्रू हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी हो गया, और ए क्रॉस बी भी क्या है, हर सेट खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो अगर ए क्रॉस बी के सबसेट की बात कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी भी खुद का एक सबसेट है। तो एक्चुअल में ए क्रॉस बी भी आपका एक रिलेशन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा ए क्रॉस बी ये खुद में खुद एक रिलेशन है, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम देखते हैं, जैसे कि एक रिलेशन आपका ये बन गया, क्लियर है। ये रिलेशन आपका आर है, जिसमें अगर आप देखें तो 1 का पेयर 2 है, 2 का पेयर 3 है, और 3 का पेयर आपके पास 4 है। तो एक्चुअल में इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का ये वेन डायग्राम आपको दिख रहा है कि 1 को 2 से मैप किया, 2 को 3 से मैप किया, 3 को 4 से मैप किया, क्लियर है। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये रिलेशन मान लो आपके पास R2 मान लिया मैंने इसको, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ में है, 2 का रिलेशन 2 के साथ में है, 3 का रिलेशन 3 के साथ में है। ये एक रिलेशन आपका R2 बन गया। सब A से B सेट पर बन रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इस तरीके से वेन डायग्राम के थ्रू भी हम रिलेशंस को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? यहां पर कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़े, एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन पर अपना आ जाएंगे। तो मैंने बोला था ना कि 11th क्लास का जो जो जरूरत है पूरा रिवाइज करवाऊंगा, कुछ भी बीच में ऐसा नहीं छोड़ूंगा। चलो आ जाओ भाई। सेट ए आपके पास बच्चों गिवन है, जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सेट ए है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। सेट ए से ए पर एक रिलेशन हमको क्या करना है बच्चों, डिफाइन करना है। और रिलेशन क्या है, एक्स कॉमा वाई ऐसे ऑर्डर्ड पेयर सच दैट y जो है वो x प्लस 1 के बराबर है। मतलब जो y है वो क्या है, जो x होगा उससे प्लस 1 है। अगर x 1 लेंगे तो y 2 हो जाएगा, x 2 लेंगे तो y 3 हो जाएगा, x 3 लेंगे तो y 4 हो जाएगा। बेसिकली यही बनने वाला है। तो बच्चों हमें बेसिकली क्या बोलना है, सबसे पहले डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम। अब इसको एरो डायग्राम बोले वेन डायग्राम, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब एक तरीके से। जहां भी किसी वेन डायग्राम में एरो का इस्तेमाल कर लेते तो एरो डायग्राम बन जाता है, और यूजुअली एरो डायग्राम ही बोलते हैं। जुबान में वेन डायग्राम ज्यादा बैठा हुआ है तो एक्चुअल में वेन डायग्राम निकल जाता है।
तो आई एम सो सॉरी, लेकिन तुम लोग इसको समझ सकते हो, ठीक है। एरो का मतलब है कि दो सेट है जिनका वेन डायग्राम था, आपने उनके बीच में रिलेशन एरो के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया, तो दैट्स कॉल्ड एरो डायग्राम। क्लियर है? चलो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बात सही लिखी है यहां पर। आ जाओ, तो सबसे पहले रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए, सेट ए का ए से रिलेशन, बहुत ही बढ़िया। तो एरो डायग्राम बनाने के लिए सपोज करो सेट ए है और एक दूसरा सेट हमने यहां पर ए बनाया। सेट ए के मेंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। सेम सेट ए इधर भी वही मेंबर्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो x, y सच ऑर्डर्ड पेयर y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो अगर x की वैल्यू मैं 1 लूंगा तो y क्या होगा? x प्लस 1, यानी कि 1 आपका 2 से रिलेटेड होगा, 2 आपका 3 से रिलेटेड होगा, 3 आपका 4 से रिलेटेड, 4 आपका 5 से रिलेटेड, 5 आपका 6 से रिलेटेड। तो ये बेसिकली हमारे पास एरो डायग्राम बन गया। किसका? इस रिलेशन आर का। और अगर मुझे इसी चीज को आपको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पर लिखना है तो क्या लिखूंगा? 1 मस्ट बी रिलेटेड टू 2, ठीक है। अच्छा एक चीज और, 6 को किससे मैप करेंगे? 6 अगर x इक्वल टू 6 लूंगा तो y इक्वल टू क्या होना चाहिए? 7। क्या सेट ए में 7 एलिमेंट है? 7 कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो 6 किसी से भी रिलेट नहीं हो पाया। ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि 6 को मैं किसी से भी मैप नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर 6 की जो इमेज बनेगी वो सेट ए में है ही नहीं। दैट्स वाई 6 किसी से भी रिलेटेड नहीं हो पाया। तो पेयर ऑर्डर्ड पेयर बने 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 में आपका 5, 5 में आपका 6, 6 में, अच्छा 6 में 7 तो बन ही नहीं सकता, तो भाई साहब इसको हमने छोड़ दिया। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारे पास ये बन गया। अच्छा जी, अगला है बच्चों, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज को यहां पर रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है? डोमेन आ जाओ। सबसे पहले डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन में कौन कौन से आपके एलिमेंट है? जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उनका फर्स्ट कंपोनेंट ले लो, तो या फिर ऐसे देख लो एरो डायग्राम में कि भाई सेट ए के वो मेंबर्स जो किसी न किसी से रिलेटेड हो रहे हैं उनका कलेक्शन 1 2 3 4 5। तो डोमेन में एलिमेंट आ गए आपके पास 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद बच्चों कोडोमेन की अगर मैं बात करूं तो कोडोमेन क्या होगा आपका पूरा का पूरा? नोट करना, कोडोमेन अगर हमने रिलेशन बनाया है फ्रॉम सेट ए टू ए, तो एक्चुअल में जो आर है वो ए क्रॉस ए का एक सबसेट है। क्या है बच्चों? ए क्रॉस ए का सबसेट। तो भाई ये वाला जो सेट ए है वो पूरा का पूरा हमारे पास क्या है? कोडोमेन है। तो कोडोमेन पूरा का पूरा सेट ए हो गया। रेंज की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? तो आप ये देखो कि इस तरफ पे ये लेफ्ट साइड हुआ, ये राइट साइड हुआ। राइट साइड में जो सेट है उसके कौन कौन से एलिमेंट लेफ्ट साइड के सेट के एलिमेंट के साथ में मैप्ड है या इमेज बना रहे हैं? तो किसकी बन रही है? 2 3 4 5 एंड 6। तो ये बन गया 2, 3, 4, 5 एंड 6। या फिर आप ऑर्डर्ड पेयर से भी उठा सकते हो 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है बच्चों? तो ये चीज हमको रेंज निकल के आ गई। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये हमको रिलेशन का डिफाइन हो गया। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का डन है? चलो ओके। तो ये सारी चीजें बच्चों बेसिकली हमारे पास रिलेशन के बारे में हो गई, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। चलो अब बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है क्लास 12th का, एक्चुअल में जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। कि रिलेशन तो भाई साहब आपके बन गए हैं, अब रिलेशन में हम उनके कुछ टाइप्स, कि रिलेशन के कुछ टाइप भी होते हैं ना। तो जरूरी थोड़ी है कि हर एक रिलेशन इस कैटेगरी में आएगा, इन टाइप में आएगा। कुछ रिलेशन इन टाइप में किसी भी कैटेगरी में नहीं आ पाते, ठीक है ना। तो उन्हीं पर हम यहां पर बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में बच्चों अगर मैं बात करूं तो टोटल इतने टाइप्स हैं आपके पास। कुछ टाइप्स और भी हैं जैसे कि एसिमेट्रिक रिलेशन, है ना, कुछ टाइप्स और भी, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, कुछ टाइप्स रिलेशन के और भी हैं। लेकिन आपको 12th क्लास के सिलेबस में हमें सिर्फ इन टाइप्स पर फोकस करना है।
जिसमें है आपका एम्प्टी, यूनिवर्सल, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? इन टाइप्स पर हम फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइप से ये स्टार्ट करने वाले हैं एम्प्टी रिलेशन के साथ में। तो क्या होता है भाई हमारा एम्प्टी रिलेशन? आइए नजर मारते हैं। सबसे पहले एम्प्टी का नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? आपको याद होगा जब सबसेट की मैं बात करता हूं तो एक सबसेट होता है एम्प्टी सबसेट, है ना? तो बेसिकली अगर मैं ए क्रॉस बी कोई आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसका हर एक सबसेट एक रिलेशन होता है, तो इस ए क्रॉस बी का एक सबसेट तो एम्प्टी सेट भी होगा। तो ये जो एम्प्टी सेट होगा इसी को हम एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे, जिसमें सेट ए का एक भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ में रिलेटेड नहीं होगा। मतलब कि कोई एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं हुआ तो ऐसा रिलेशन हमारा एम्प्टी रिलेशन होता है। इसको अगर मैं ऐसे एरो डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करूं तो सेट ए है और एक सेट ए है। सेट ए टू ए मैं आपका रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं। तो सेट ए के मेंबर है 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। अब आप देख सकते हैं यहां पर एक भी एरो नहीं है। क्यों? एरो रिप्रेजेंट करता है कि किस एलिमेंट कौन किससे रिलेटेड है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई एलिमेंट किसी से रिलेटेड नहीं है, कोई एलिमेंट किसी से भी रिलेटेड नहीं है, तो भाई साहब अब बताइए क्या ये रिलेशन किस नाम से बुलाया जाएगा? इस रिलेशन को बेसिकली हम एम्प्टी रिलेशन के नाम से बुलाएंगे। किस नाम से बुलाएंगे बच्चों? एम्प्टी रिलेशन के नाम से बुलाएंगे। तो ये बेसिकली क्या हुआ? आपका एम्प्टी रिलेशन का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, चलो आगे पर बात करते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन आपको मालूम है हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ए क्रॉस बी अगर एक सेट है तो ए क्रॉस बी भी खुद का सबसेट होगा, और हर एक सबसेट एक रिलेशन होता है। तो ए क्रॉस बी या पूरा का पूरा सेट ए टू ए रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो ए क्रॉस ए भी एक्चुअल में एक रिलेशन ही तो हुआ। तो बेसिकली अ रिलेशन आर इन अ सेट ए, एक रिलेशन आर है किस सेट पर? सेट ए पर। नोट करिएगा, एक सेकेंड रुक जाना। इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ सेट ए। हर एलिमेंट आपका सेट ए के सभी एलिमेंट के साथ में रिलेटेड हो, हर एक एलिमेंट खुद के सबके साथ में रिलेटेड। तो बेसिकली हमारे पास ये यूनिवर्सल रिलेशन बन गया। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म पर आप ऐसे ले सकते हैं बेसिकली कि ये पूरा का पूरा ए क्रॉस ए, ठीक है, ये पूरा का पूरा ए क्रॉस ए है, यही आपका पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट एक तरीके से बन गया। ठीक है, और इसको हम एक तरीके से यूनिवर्सल रिलेशन के नाम से जाने, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए। क्या हो गया बच्चों? इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए, सेट ए पर बनने वाला यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा ये? ठीक है, जिसमें हर एक एलिमेंट के साथ में रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन समझ में आ गया। जैसे कि हम इस यूनिवर्स की बात करते हैं तो इस यूनिवर्स की ब्यूटी क्या है हमें नहीं पता, लेकिन आपको मालूम है कि इस पूरे यूनिवर्स में हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये एक्चुअल में समझने वाली बात है कि इस पूरे यूनिवर्स में हर एक एलिमेंट, अगर आप मैथमेटिक्स को समझ गए तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। मैथमेटिक्स जो है वो यूनिवर्स की लैंग्वेज है, कह सकते हैं। मैथमेटिक्स आपको इस यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देती है। तो यूनिवर्स रिलेशन आपसे यही बोल रहा है कि हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है। काफी स्पिरिचुअल बात है। मतलब अगर आप किसी महान योगी और बाबा के पास जाकर के पूछेंगे ना, वो आपको ये बताएगा कि इस संसार में हर एक जीव, हर एक प्राणी एक दूसरे से किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए, किसी न किसी मीडियम से कनेक्टेड है। ठीक है, किसी न किसी मीडियम से कनेक्टेड है। तो एक्चुअल में क्यों? क्योंकि बेसिकली वहां पर मैथमेटिक्स का यूनिवर्सल रिलेशन अप्लाई हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन आ गया, क्लियर है। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब यह होता है कि किसी सेट का, मान लो एक सेट ए है, तो हम सेट ए पर अगर आइडेंटिटी रिलेशन की बात करें, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट ए, तो मतलब कि सेट ए के एलिमेंट के साथ में एक ऐसा रिलेशन
कि हर एलिमेंट खुद के साथ में मैप्ड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सेट ए के मेंबर है 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, तो 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से। तो ये रिलेशन जो होता है इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन को यूजुअली आई से डिनोट किया जाता है और इसको लिखने का तरीका ये है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कॉमा ए सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ए। क्लियर है? तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आइडेंटिटी रिलेशन ए क्रॉस ए का एक सबसेट है जो कि ऑल द ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए वेयर फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट ए। जितने भी सेट ए के मेंबर्स होंगे उसका उसी एलिमेंट के साथ में रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, उसका सेट बिल्डर फॉर्म एक तरीके का। क्लियर है? इसके बाद बच्चों नेक्स्ट रिलेशन जो आता है वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्या है बच्चों? नेक्स्ट रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब यह होता है कि सबसे पहली बात, हर एक एलिमेंट खुद से तो रिलेटेड होगा ही होगा, अपने अलावा और भी एलिमेंट से रिलेटेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब कि कोई बाउंडेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन में बाउंडेशन थी कि हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेटेड होगा, है ना, और होगा ही होगा। ऐसा भी नहीं कि ना हो तो काम चल जाए, होना जरूरी भी है, तभी आइडेंटिटी बोला जाएगा। और रिफ्लेक्सिव में है कि खुद से तो होगा ही होगा, उसके अलावा किसी और से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो R इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ A कॉमा A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। तो उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर A कॉमा A अगर R का मेंबर तो वो तो आइडेंटिटी भी हो सकता है। तो आइडेंटिटी का कंडीशन क्या कि उसमें सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट है जो केवल और केवल खुद से है और किसी से भी नहीं। लेकिन रिफ्लेक्सिव में वो है जो खुद से तो रिलेटेड है ही, उसके अलावा भी है। क्लियर है? चलिए, तो ये रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ गया। फॉर एग्जाम्पल सेट ए है, ये ए है। सबसे पहले तो हर एलिमेंट खुद के साथ में रिलेटेड हो गया, फिर हमने देखा कि 1 2 से भी रिलेटेड हो गया। तो यहां पर यह जरूरी नहीं था कि हर एलिमेंट केवल और केवल खुद से रिलेटेड हो, खुद के अलावा भी किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता है। तो ये रिलेशन आपका जो बना इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के नाम से जानते हैं। तो बस हम बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा, आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है आपका, वो एक्चुअल में सबसेट होता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक सबसेट होता है। ओके, आइडेंटिटी रिलेशन एक्चुअल में रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक सबसेट होता है। तो ये जरूरी है कि किसी भी सेट के रिफ्लेक्सिव होने के लिए जरूरी है कि उसमें वो एलिमेंट तो हो ही जो खुद से रिलेटेड हो, उसके अलावा कुछ और भी हो तो कोई बुराई नहीं है, है ना, उसको दिक्कत की बात नहीं है। चलो, अगला जो रिलेशन है बच्चों वो है आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब ये है कि भाई मैं ऐसे बोल रहा हूं कि एक सिंपल सी बात, जैसे कि इमेज होता है, इमेज आप शीशे के, मतलब इमेज भी सही वर्ड यहां पर यूज नहीं हो रहा। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी किसी रिलेशन आर का मेंबर है, एंड इफ ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर इज अ मेंबर ऑफ अ रिलेशन, देन बी कॉमा ए यानी कि उसी ऑर्डर्ड पेयर का जो रिवर्स है बी कॉमा ए, अगर वो मेंबर भी उसी रिलेशन आर का मेंबर हुआ तो हम बोलेंगे कि द सेट इज, जो रिलेशन आर है ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। नोट करिएगा, मतलब कि इफ एंड ऑनली अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ all the element a comma b belongs to R implies that the reverse b comma a also belongs to R। a comma b अगर मेंबर है और अगर हम ये देख पा रहे हैं कि हर a comma b के रिस्पेक्ट में b comma a भी एक मेंबर उस रिलेशन R में प्रेजेंट है, तो ये रिलेशन R आपका सिमेट्रिक रिलेशन बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम समझ रहे हैं तो ध्यान समझिएगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि 1 2 से मैप्ड है तो 3 4 5 से मैप्ड है तो 2 1 से होगा,
5 3 से होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो वेन डायग्राम या एरो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जांपल है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो रिलेशन आर क्या हुआ, ध्यान समझिएगा, 1,2 है तो इसमें 2,1 भी है, 3,5 है तो इसमें आपका 5,3 भी है। क्लियर है? तो अगर यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि 1,2 अगर आर का मेंबर है तो 2,1 भी आर का मेंबर होना चाहिए, 3,5 है तो 5,3। अगर ऐसा है कि हर a, b के रिस्पेक्ट में b, a भी रिलेशन r का मेंबर है, तो ऐसे रिलेशन को बेसिकली हम आपका सिमेट्रिक रिलेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? सिमेट्रिक रिलेशन के नाम से जानते हैं। इस वेन डायग्राम को भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए, तो बच्चों ये अभी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो आपका है जैसे कि ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो अब बेसिकली आज का लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो जाए, ज्यादा बड़ा ना हो जाए, तो बस ट्रांजिटिव रिलेशन समझते हैं, फिर हम लेक्चर को यहीं पर आपका एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगी आपकी अगली, उसमें हम इक्विवेलेंस रिलेशन और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, जो भी रिलेशन पर बेस्ड है, सारे क्वेश्चंस हम आपके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है? जैसे कि एग्जाम्पल की बात मैं बोलूं कि समझिएगा, अगर मैं बोल रहा हूं कि ए जो है वो बी का भाई है, या बोल सकते हैं बी इज द ब्रदर ऑफ ए एंड बी इज द ब्रदर ऑफ सी। समझिएगा, बी इज द ब्रदर ऑफ ए एंड सी इज द ब्रदर ऑफ बी। तो प्रैक्टिकल सी बात है कि बी ए का भाई है, सी बी का भाई है, तो डेफिनेट सी बात है कि ए भी सी का ब्रदर हो सकता है, होगा, ठीक है। अगर ब्लड रिलेशन की बात करें तो मैं बोल रहा हूं कि बी इज द ब्रदर ऑफ ए एंड सी इज द ब्रदर ऑफ बी। तो बी ए का भाई, सी बी का भाई, तो डेफिनेट सी बात है भाई भाई भाई। तो मतलब क्या हुआ? ब्लड रिलेशन के थ्रू अगर हम देखें तो ए जो होगा वो आपका सी से डेफिनेटली रिलेटेड हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब है ऐसा रिलेशन जो दो रिलेशन से ट्रांसफर होकर के आ जाए। क्लियर? मतलब की बात ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज करो किसी रिलेशन आर में दो मेंबर्स ऐसे हैं, ए बी टाइप का एंड बी सी टाइप का। इसका मतलब क्या है कि बी ए से रिलेटेड है, सी बी से रिलेटेड है। और अगर उस रिलेशन आर में ए बी एंड बी सी दो मेंबर्स हैं एंड ए सी भी उसी रिलेशन आर का मेंबर है, मतलब कि ए बी से रिलेटेड था, बी सी से था, और उस रिलेशन में ए सी से भी रिलेटेड है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर। दिस विल इंप्लाइज दैट कि A related to B, B related to C implies that A is also related to C। तो ऐसे रिलेशन को हम आपका ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये कहानी थी आपकी टाइप्स ऑफ रिलेशन। एक्चुअल में देखा जाए तो मेजर यही टाइप्स ऑफ रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन यहीं से निकल करके आता है। तो बच्चों अब टाइम ओवर ना हो जाए, इसके लिए आज के लेक्चर को मैं यहीं पर रखने वाला हूं, और आने वाले लेक्चर्स में क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बाकी बच्चों एग्जाम्पल्स, इक्विवेलेंस रिलेशन, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक पर बेस्ड, यानी कि जो टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा, इसमें सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, और इस पर बेस्ड आपके जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।